वेलकम बच्चों। आज हम अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज बोर्ड प्रिपरेशन का हमारा तीसरा दिन है। आई होप कि इसके पहले वाले दोनों लेक्चर के 3-3 प्रश्न आपने याद कर लिए होंगे और उन्हें लिखकर देख रहे होंगे। आपकी मेहनत ही वास्तव में आपके परिणाम को परिवर्तित करने की क्षमता रखेगी। तो प्लीज़ बी केयरफुल, बी सिंसियर और अपने आप को सिर्फ 45 मिनट रोज के देकर पहले वीडियो देखिए। वीडियो में आप विषय वस्तु को अच्छे से समझिए। विषय वस्तु को समझने के पश्चात पीडीएफ में इनके आंसर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में उन आंसर्स को लिखिए और याद कीजिए। दूसरे दिन उन आंसर्स को बिना देखे लिख कर देखिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिए। संडे के संडे आपको अपना एक सेल्फ टेस्ट लेना है। जितने प्रश्न हो जाएंगे उतने प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्न आप अपने बड़ों से टिक करवाएंगे और उन 5 प्रश्नों को बिना देखे करके देखेंगे कि आपसे कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। आई होप इस प्रक्रिया को आप सभी रेगुलर बेसिस पर अपनाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, आज के 3 प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? इनके प्रकार बताइए। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? तो आपको कल याद हो तो कल आपको मैंने धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर बताया था और उसमें हमने कहा था जो धनात्मक विचलन वाला विलयन है वो निम्न क्वाथी मिश्रण बनाता है और जो ऋणात्मक वाला है वो उच्च क्वाथी मिश्रण बनाता है। फिर मैंने आपको कहा था ये आपको बाद में समझाया जाएगा। तो आज हम देखते हैं ये स्थिर क्वाथी क्या होता है। स्थिर क्वाथी जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा मिश्रण जिसमें क्वथनांक स्थिर हो। अब देखिए, मिश्रण है तो जाहिर सी बात है उसमें 2 पदार्थ होंगे, ए और बी। पहले चीज़ को समझ लीजिए, फिर मैं आपको परिभाषा बताऊंगी कैसे याद करनी है। यदि हम मिश्रण की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 पदार्थ होंगे, ए और बी। ए का अपना कुछ क्वथनांक होगा, बी का अपना कुछ क्वथनांक होगा। और अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जब इस मिश्रण को हम 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो बी वाष्प में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका क्वथनांक 60 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इस ए और बी जिनके क्वथनांकों में अंतर है उनके मिश्रण को हम मिला भी दें और यदि क्वथनांक अलग अलग हैं तो 60 डिग्री तक जब हम गर्म करेंगे तो बी वाष्पित होगा और ए वाष्पित नहीं होगा। क्लियर है ये बात? तो ए और बी में बी वाष्पित हो जाएगा, ए वाष्पित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के क्वथनांक अलग अलग हैं। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं? तो इन मेरे पास ए की मात्रा 100 ml थी, इसमें मैंने 5 ml भी मिलाया, टोटल सॉल्यूशन 105 ml हो गया। इसी तरह धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा रही हूँ। ये 100 ही था, इसको 10 ml किया, ये 110 ml हो गया। और मात्रा मैंने बढ़ाई, ये 100 ही था, इसको मैंने 15 ml कर दिया, ये 115 ml हो गया। 100 ml ए था, अब उसमें 20 ml मैंने बी कर दिया है, ये 120 ml हो गया। 100 ml ये था, मैंने 25 ml इसमें ये कर दिया है, टोटल सॉल्यूशन 125 ml हो गया। मान लीजिए हम ऐसे धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं बी की। अब ये 125 में 25 ml है, मतलब ये कितना प्रतिशत है? 20% है ना। 25/125 इंटू 100, तो 25 पंजे, हाँ, तो ये 20% है। ये कितना हो गया? 80%। अब इस 80% और 20% के मिश्रण में इसका क्वथनांक 70 नहीं रहा, इसका क्वथनांक 60 नहीं रहा। ना तो ये 70 पर वाष्पित हो रहा है, ना ये 60 पर वाष्पित हो रहा है, बल्कि जिस अवस्था में, जिस संगठन में ये द्रव अवस्था में है, यदि हम गर्म कर रहे हैं तो दोनों के दोनों इसी संगठन पर वाष्प में बदल जा रहे हैं। मतलब वाष्प में भी हम गर्म कर रहे हैं तो 60 डिग्री पर केवल हमें बी नहीं मिल रहा, हमें ए और बी दोनों मिल रहे हैं। और ए और बी का परसेंट भी कितना है? 80 और 20% है। तो दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित संगठन पर बिना संगठन बदले एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है। यदि इसका क्वथनांक एक निश्चित क्वथनांक पर, दोनों के दोनों किस में बदलेंगे? वाष्प में बदलेंगे और दोनों के दोनों किस में रहेंगे? द्रव में रहेंगे। यदि इनका क्वथनांक, जो ये मिश्रण हमें मिला है, इसका क्वथनांक इन दोनों के क्वथनांक से कम है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर ही ये दोनों वाष्प में बदल रहे हैं, तो देखिए इन दोनों के क्वथनांक से इसका क्वथनांक क्या आया? कम आया, तो ये कहलाएंगे निम्न क्वाथी मिश्रण। यदि
इस मिश्रण का क्वथनांक इन दोनों द्रवों के क्वथनांक से अधिक है। मतलब ना तो ये 60 पर वाष्पित हुआ, ना ये 70 पर वाष्पित हुआ, ये दोनों 80 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वाष्पित हुए। तब ये दोनों का मिश्रण, दोनों के क्वथनांक से इसका क्वथनांक उच्च है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? उच्च क्वथी मिश्रण कहलाएगा। तो स्थिर क्वथी मिश्रण क्या होता है? तो दो द्रव हमने लिए जिनके क्वथनांक अलग अलग थे, उनमें एक द्रव की तो जो मात्रा ली थी, दूसरे द्रव की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई। एक ऐसा संगठन आया जिसमें बिना संगठन बदले दोनों के दोनों द्रव वाष्पित हो गए और द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में उनके संगठन एक समान हो गए। उस मिश्रण को स्थिर क्वथी मिश्रण कहते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए इस स्थिर क्वथी मिश्रण की परिभाषा को आप कैसे याद करेंगे। तो स्थिर क्वथी मिश्रण दो द्रवों का ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जो एक ही ताप पर आश्रित हो जाता है। दो द्रवों का ऐसा मिश्रण, और ये मिश्रण एक निश्चित संगठन पर होगा, है ना, जो स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले आश्रित हो जाता है। जो बिना संगठन बदले एक निश्चित ताप पर क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। और इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा भी हम पृथक नहीं कर सकते। तो इस मिश्रण को हम कौन सा मिश्रण कहते हैं? स्थिर क्वथी मिश्रण, या इंग्लिश में इसे एजियोट्रोप्स भी कहते हैं। कई बार ये एजियोट्रोप्स के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि एजियोट्रोप क्या है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? एजियोट्रोप्स भी कहा जाता है। तो एजियोट्रोप्स या स्थिर क्वथी मिश्रण क्या है? दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले आश्रित हो जाता है, जिसमें द्रव और वाष्प अवस्था में दोनों के संगठन एक समान होते हैं और दोनों को प्रभाजी आसवन द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते। तो उस मिश्रण को हम स्थिर क्वथी मिश्रण कहते हैं। अब ये स्थिर क्वथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्थिर क्वथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निम्न क्वथी मिश्रण। मैंने आपको बताया निम्न क्वथी मतलब ए और बी के जो क्वथनांक थे, उन दोनों के क्वथनांक से मिश्रण का क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। मिश्रण का क्वथनांक कम होगा, इसलिए ये निम्न क्वथी मिश्रण कहलाएंगे। और जो हमारे धनात्मक विचलन वाले विलयन हैं, वो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो विलयन हैं, वो निम्न क्वथी मिश्रण का निर्माण करते हैं। अब वो निम्न क्वथी मिश्रण क्यों बनाते हैं वो भी देखिए किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब भी किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होगा तो वो द्रव उबलने लगेगा, और जिस ताप पर वो उबलेगा उसे हम उसका क्वथनांक कहेंगे। अब हमने पढ़ा है जो धनात्मक विचलन वाले विलयन हैं उनमें वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है। मतलब थोड़ा सा भी ताप आपने दिया तो वाष्प दाब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। वाष्प दाब बढ़ता है इसलिए वो जल्दी से जल्दी वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, और उनके क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से क्या हो जाते हैं? निम्न हो जाते हैं। तो धनात्मक विचलन वाले विलयन निम्न क्वथी मिश्रणों का निर्माण करते हैं। इनका क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांकों से क्या होता है? कम होता है। इनमें वाष्प दाब का मान अधिकतम होता है, इसलिए कम ताप पर ही वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इनके उदाहरण में हम लिख सकते हैं एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण। तो ये कैसे मिश्रण है? निम्न क्वथी मिश्रण। अब इन निम्न क्वथी मिश्रण के लिए इतना एक बार फिर से सुन लीजिए। स्थिर क्वथी मिश्रण क्या होते हैं? तो दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित संगठन पर, ये मैंने आपको उदाहरण दिया है 80 और 20 अलग अलग पदार्थों के लिए ये अलग अलग संगठन है ना। तो एक निश्चित संगठन पर बिना ताप परिवर्तित किए स्थिर ताप पर दोनों के दोनों द्रव बिना संगठन परिवर्तित किए आश्रित होते हैं। प्रभाजी आसवन द्वारा इन मिश्रणों को पृथक नहीं कर सकते, स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाते हैं। स्थिर क्वथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निम्न क्वथी, एक होता है उच्च क्वथी। निम्न क्वथी तो दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसमें
जो मिश्रण का क्वथनांक है दोनों द्रवों के क्वथनांक से क्या होता है, कम होता है, निम्न क्वाथी मिश्रण कहलाता है। इसमें वाष्प दाब जितना ज़्यादा होता है, जितने कम ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाएगा, तो इसमें वाष्प दाब का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। उदाहरण याद कर लेंगे। निम्न क्वाथी मिश्रण में हम एथिल अल्कोहल और जल का उदाहरण ले रहे हैं। एथिल अल्कोहल का क्वथनांक होता है 351.3 केल्विन और जल का क्वथनांक हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। अब हमने जल और अल्कोहल को मिलाया, निम्न क्वाथी बन रहा है। तो एक निश्चित संगठन पर, एक निश्चित संगठन मतलब वो संगठन क्या है, तो जब उसमें 95% 95 से थोड़ा कम होता है, 95% क्या रहता है, अल्कोहल, और 5% क्या रहता है, जल रहता है। तो इस अवस्था में केवल यहाँ जल का प्रतिशत मात्रा बढ़ रही है ना, तो यहाँ 5% जब जल होता है और 95% क्या होता है, लगभग अल्कोहल होता है, तब ये दोनों स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण में देखिए इस तरह का ग्राफ आएगा नीचे की ओर दोनों के क्वथनांकों से। यहाँ पर ये 351.3 था और ये जो हमें मिल रहा है 351.1 केल्विन पर स्थिर क्वाथी मिश्रण मिल रहा है। तो इन दोनों के क्वथनांकों से उसका क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ ताप लिया है आपने केल्विन में। क्लियर है। यहाँ आपका जल 0% है, जल की प्रतिशत मात्रा यदि बोलें जल का प्रतिशत, तो यहाँ जल 100% है और यहाँ जल की मात्रा 0%। थोड़ा थोड़ा जल हम मिलाते गए, तो जब लगभग 96.6% जब अल्कोहल हो जाता है और 4.4% जब आपका जल होता है, तो ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है। तो अलग अलग संगठन पर अलग अलग द्रव स्थिर क्वाथी बनाते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इन दोनों के क्वथनांक से ग्राफ कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। यहाँ दोनों की वाष्प प्रवस्थाएं होंगी, यहाँ दोनों की द्रव प्रवस्थाएं होंगी, यहाँ द्रव और वाष्प दोनों अवस्थाएं हमें प्राप्त होगी। तो ये निम्न क्वाथी का ग्राफ है। उच्च क्वाथी का होता तो ठीक उल्टा बनता, दोनों द्रवों के क्वथनांक से ग्राफ कहाँ जाता, ऊपर जाता, उनके जिस भी % पर हुई। क्लियर है। तो आप देखिए दूसरा प्रकार है उच्च क्वाथी मिश्रण। उच्च क्वाथी मिश्रण मतलब दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण का क्वथनांक एक निश्चित संगठन पर मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से क्या हो जाए, उच्च हो जाए, तो उच्च क्वाथी कहलाएंगे। हम यदि HCl और जल का मिश्रण लें, तो HCl और जल एक निश्चित संगठन पर इस तरह के मिश्रण का निर्माण करते हैं और वो संगठन कितना है, तो जब उसमें 20.2% HCl होता है और लगभग 79.8% जल हो, तब वो उच्च क्वाथी मिश्रण का निर्माण करते हैं। अब इसके लिए दो द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसमें मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्च होता है, उच्च क्वाथी कहलाते हैं। इनमें वाष्प दाब का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, और जो आपका इनमें वाष्प दाब का मान न्यूनतम होगा। वाष्प दाब न्यूनतम होने के कारण ही उसे उच्च ताप तक गर्म करके उसे वायुमंडलीय दाब के बराबर करना पड़ता है। ठीक है। इसके उदाहरण में आप किसका उदाहरण देंगे, जल और HCl का। तो जल और HCl 20.2 और 79.8% के जब अनुपात में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, उच्च क्वाथी मिश्रणों का। जो HCl होता है इसका अपना क्वथनांक 188 केल्विन होता है। हमारे पास यहाँ पर HCl है, यहाँ पर जल है, जल की प्रतिशत मात्रा 100 है। यहाँ हम धीरे धीरे जल का प्रतिशत बढ़ा रहे हैं, ये जल का प्रतिशत। तो देखिए जल का प्रतिशत लगभग 79 लाना है, मतलब ग्राफ आपका यहाँ कहीं आएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन होता है, और जो हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है उसका क्वथनांक 383 केल्विन होता है। तो दोनों द्रवों के क्वथनांक से क्या हो गया, वो उच्च हो गया। तो इसमें ये आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा उच्च क्वाथी मिश्रण का। ये इन दोनों का क्वथनांक आ जाएगा। यहाँ केवल द्रव अवस्थाएं होंगी दोनों की, यहाँ द्रव प्लस वाष्प दोनों अवस्थाएं होंगी, और ऊपर वाष्प अवस्था होगी। क्लियर है। तो ये आपका किसका ग्राफ है, उच्च क्वाथी मिश्रण का। इस तरह आई होप स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, इनके प्रकार बताइए, आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेयता किसे कहते हैं
और इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा आज का दूसरा प्रश्न है। प्रभावित करने वाले कारक। अब सबसे पहले विलेयता की परिभाषा देखिए। विलयन कैसे बनता है? तो विलेय और विलायक जब मिलते हैं और समांगी मिश्रण बनाते हैं तो विलयन कहलाता है। तो किसी विलायक के 100 ग्राम को किस में बदलना है? संतृप्त विलयन में। संतृप्त विलयन मतलब जितनी इसको घोलने की क्षमता है उतना हमें उसे पूरा इसे देना है। तो किसी विलायक के 100 ग्राम को, और इस क्रिया के दौरान ताप क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम को संतृप्त विलयन में बदलने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा, कितने ग्राम विलेय आपका लगा, उस मात्रा को हम उसकी क्या कहते हैं? विलेयता। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के 100 ग्राम को संतृप्त विलयन में बदलने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? विलेयता। अब हमें विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले, जब हम कोई ठोस किसी द्रव में घोलने जा रहे हो, मतलब आप नमक को पानी में घोलने जा रहे हैं। दूसरा, जब कोई गैस किसी द्रव में आप घोलने जा रहे हैं। तो ठोसों की विलेयता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, और गैसों की विलेयता को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, वो हम देखेंगे। तो ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति, कि विलेय कैसा हो और विलायक कैसा हो, उसकी प्रकृति कैसी हो। दूसरा होता है ताप का प्रभाव। तीसरा होता है चालक और जलयोजन ऊर्जा। ये आपको एक एक पॉइंट पूरे समझाए जाएंगे। और चौथा होता है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। तो सबसे पहले ये गैसों की द्रव में विलेयता को अभी मैं आपको बताऊंगी, उसको तीसरा प्रश्न करेंगे हम। यदि हम किसी ठोस को द्रव में घोलने जा रहे हैं तो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे? तो पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक यदि दोनों की प्रकृति एक समान है, समान मतलब यदि आपका विलेय आयनिक है तो विलायक भी आयनिक है, जैसे NaCl और पानी, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। यदि हम सहसंयोजी यौगिक लें, मतलब विलेय सहसंयोजी हो तो विलायक भी सहसंयोजी हो। यदि दोनों की प्रकृति एक समान है, मतलब एक आयनिक है तो दूसरा भी आयनिक है, एक सहसंयोजी है तो दूसरा भी सहसंयोजी है, उनकी प्रकृति कैसी है? एक समान है, तो विलेयता अधिक होती है। कई बार आपने पढ़ा है कि सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी वो पानी में घुल गया, आयनिक यौगिक में घुल गया। तो कोई भी सहसंयोजी यौगिक, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, यदि पानी में घुल रहा है तो उसके घुलने का केवल एक ही कारण है कि वो पानी के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है। सामान्यतः विलेय और विलायक की प्रकृति में एक ही नियम लागू होता है, समान विलेय समान विलायक। तो जब विलेय और विलायक की प्रकृति एक समान होती है तो विलेयता अधिक होती है। यदि हमारा विलेय सहसंयोजी है तो विलायक भी सहसंयोजी होना चाहिए। यदि विलेय आयनिक है तो विलायक भी आयनिक होना चाहिए। कई बार यह देखा गया कि विलेय सहसंयोजी था लेकिन आयनिक यौगिकों में घुल गया, जैसे अल्कोहल पानी में घुलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल पानी में घुलते हैं, ईथर पानी में घुलते हैं, जबकि ये सभी सहसंयोजी हैं। तो यदि कोई यौगिक सहसंयोजी होते हुए पानी में घुल रहा है तो बिल्कुल उसका केवल एकमात्र कारण है कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है। क्लियर है इतना? अब दूसरा देखिए ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव सामान्यतः ताप बढ़ाने पर, आपने देखा होगा जब आप घर में ठंडे पानी में शक्कर घोलें और थोड़ा कुनकुना पानी हो तो घुलने की दर किसमें अधिक होती है? गर्म पानी में। तो सामान्यतः ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है।
ठोसों की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो ठोस नहीं घुल रहे थे वो भी घुलने लग जाते हैं। लेकिन यदि हम किसी ठोस को किसी द्रव में घोल रहे हैं और उसके घोलने पर जो अभिक्रिया है उसमें ताप उत्पन्न हो रहा है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तब यदि आप ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी। और यदि किसी ठोस को आप द्रव में घोल रहे हैं और उसके घोलने पर ऊष्माशोषी क्रिया हो रही है, मतलब तापमान, जैसे आपने ग्लूकोज को पानी में घोला, तापमान कम हो गया, ग्लास ठंडा लगने लगा आपको, तो आप उस स्थिति में यदि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। तो ताप के प्रभाव में हमें लिखना है कि सामान्य क्रियाओं में ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन जब हम किसी ठोस को द्रव में घोलने जा रहे हैं और होने वाली क्रिया ऊष्माक्षेपी है तो वहाँ ताप बढ़ाएंगे तो क्रिया जो विलेयता है वो घट जाएगी। और यदि ऊष्माशोषी क्रिया है, तापमान में कमी आ रही है और हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। अब देखिए जालक और जलयोजन ऊर्जाएं क्या होती हैं। तो जालक और जलयोजन को विलायक और विलायकन ऊर्जा भी कहते हैं। आपने शायद पढ़ा हो कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये जल में घुलता है और जो बेरियम सल्फेट है वो जल में नहीं घुलता। यहाँ पर जालक और जलयोजन का आपका प्रभाव आपको दिखेगा। ये भी आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है। ये घुल रहा है तो इसे भी घुलना चाहिए, लेकिन घुलने के लिए विलेय विलायक की प्रकृति समान होने के पश्चात जो कारक प्रभाव डालता है वो है जालक और जलयोजन ऊर्जा। अब इस जालक और जलयोजन ऊर्जा को एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक लड़का है समीर, इसे व्यापार शुरू करने के लिए पहले पापा ने 50,000 रुपये दिए। अब यदि ये 50,000 का 51,000 बनाता है एक हफ्ते में, तो फिर 51 का सामान लाएगा, 51 लगाएगा, 52 बनाएगा, 52 फिर लगाया, इस तरह इसका मतलब जब लागत कम और लाभ उसमें हो रहा हो तो हमारा धंधा क्या होता है या काम जो बिजनेस है वो चलता है। लेकिन यदि इस बच्चे को पापा ने 50,000 रुपये दिए थे, इसने 50,000 के पहले हफ्ते में 40,000 कर दिए, दूसरे हफ्ते में और कम और कम और कम, तो क्या ये आगे इसका बिजनेस रन करेगा? नहीं करेगा। मतलब यदि बिजनेस रन करना है तो एक तो लागत मिलनी चाहिए हमें, और लागत मिलने के बाद व्यवसाय में क्या होना चाहिए? लाभ। लाभ ज़्यादा लागत कम, तो हमारा व्यवसाय क्या होगा? रन हो जाएगा। लेकिन ठीक इसके उल्टा, लागत तो है लेकिन लाभ नहीं हो रहा, उसमें क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो क्या हमारा व्यापार रन करेगा? नहीं करेगा। ठीक उसी तरह जब भी हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं, मान लो इस AB को मैं जल में घोल रही थी, तो इस AB को A+ और B- में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को हम कहते हैं जालक ऊर्जा। मान लीजिए इसको तोड़ने के लिए 10 न्यूटन का बल चाहिए था, मान लीजिए बोल रही हूँ मैं, है ना। AB को तोड़ने के लिए 10 न्यूटन का बल चाहिए था, तो पहली बार ये ऊर्जा देने का काम किसका होता है? विलायक का। अब जैसे ही ये A+ और B- में टूटते हैं, विपरीत आवेशित अणु इसे चारों ओर से घेरते हैं, OH-, 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 और पूरे जल में उथल पुथल मच जाती है। जैसे ही प्लस माइनस वाला आया, माइनस वाले OH- प्लस को ढूंढेंगे, प्लस वाले किसको ढूंढेंगे? माइनस को ढूंढेंगे, और ये अणु जाकर इनसे जुड़ेंगे, पूरे जल में उथल पुथल होगी और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऊर्जा जब जल जो आयन थे विपरीत आवेशित जल के अणुओं से घिरते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ना मतलब योजन, इसलिए इस ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। यदि जलयोजन ऊर्जा 15 न्यूटन थी, तो देखिए अगले अणु को तोड़ने के लिए फिर ऊर्जा मिल गई, फिर अगला अणु टूटा, इस तरह। मतलब यदि जालक ऊर्जा का मान कम और जलयोजन आपकी ज़्यादा है तो पदार्थ विलेय होता है।
मान लीजिए ये ऊर्जा तो 10 न्यूटन चाहिए थी, लेकिन यहाँ से जो मुक्त हो रही है वो 5 न्यूटन है, तो क्या अगला अणु टूट पाएगा? नहीं टूटेगा। तो यदि चालक का मान ज़्यादा और जलयोजन कम है तो पदार्थ आयनिक होते हुए भी जल में घुलेगा नहीं। तो चालक ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? कम, और जलयोजन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? अधिक। जलयोजन अधिक हो और चालक कम हो तो पदार्थ विलेय हो जाता है। ठीक इसके उल्टा हो जाए तो पदार्थ अविलेय रहता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चालक ऊर्जा मतलब किसी क्रिस्टल को उसके आयनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। क्रिस्टलों के आयनों में विभक्त होने के पश्चात जल के विपरीत आवेशित अणुओं द्वारा घिरने पर मुक्त ऊर्जा जलयोजन। जलयोजन ज़्यादा, लाभ ज़्यादा, लागत कम, बिजनेस रन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? और यदि लागत ज़्यादा, लाभ कम, तो बिजनेस रन नहीं होगा। याद रखना है आपको। दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव सामान्यतः ठोस बहुत कम संपीड़ित होते हैं, द्रव बहुत कम संपीड़ित होते हैं, इसलिए जब हम किसी ठोस को द्रव में विलय करने जाते हैं तो दाब कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाता। तो देखिए इसमें हमें 4 पॉइंट्स को पढ़ना है। विलय और विलायक की प्रकृति को। विलय विलायक कैसे होने चाहिए? समान प्रकृति के होने चाहिए, बंधन एक समान होना चाहिए। सहसंयोजी सहसंयोजी में घुलेगा, आयनिक आयनिक में घुलेगा, लेकिन कई बार सहसंयोजी आयनिक में घुलता है। तो कारण क्या है? तो कारण है कि सहसंयोजी के जो अणु हैं जल के अणु के साथ कौन सा बंध बना लेते हैं? हाइड्रोजन बंध। ताप का प्रभाव, तो सामान्य तौर पर तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर ये विलेयता बढ़ती है, लेकिन यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी, उल्टा होगा। क्लियर है? यदि ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? कम हो जाएगी। और चालक और जलयोजन ऊर्जा, दाब का प्रभाव, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में हूबहू जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ उसी लैंग्वेज में मिलेंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। विलेयता किसे कहते हैं देख लिया। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन में बदलने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा। हमारा दूसरा प्रश्न ये हो गया, ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले ये 4 कारक हैं। अब अगला हम देखते हैं कि यदि हम किसी गैस को घोलने जा रहे होते द्रव में तो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक विलेय की प्रकृति, कि आपका जो गैस है वो कैसी हो। दूसरा विलायक की प्रकृति, जो विलायक है वो कैसा हो। तीसरा ताप का प्रभाव, और ये गैस है तो जाहिर सी बात है दाब का प्रभाव। और दाब के प्रभाव में एक इम्पॉर्टेंट नियम आता है, हेनरी का नियम। उस हेनरी के नियम को कल में एक अलग प्रश्न उस पर बनता है, उसे भी करवाऊंगी आपको। तो विलेय की प्रकृति, विलेय मतलब जिस गैस को हम घोलने जा रहे हैं उसकी प्रकृति। यदि गैस आसानी से द्रवीभूत होने वाली है और जो विलायक है उससे आसानी से क्रिया कर लेती है, तो विलायक से क्रिया करने वाली या आसानी से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने वाली गैसों की विलेयता अधिक होती है। विलायक की प्रकृति, तो यदि विलायक ध्रुवीय होगा तो विलेयता अधिक होगी, बजाय किसके? अध्रुवीय विलायक। मतलब जो प्लस माइनस वाले विलायक हैं, पानी हैं, इनमें गैसें अधिक खुलती हैं, बजाय किसके? अध्रुवीय विलायकों में। ताप का प्रभाव, तो देखिए आपने ठोस में पढ़ा कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी। आपने देखा है पानी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब घुली रहती है। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो बुलबुले निकलते हैं। ये बुलबुले क्या है? इसमें निकली हुई गैसें विलेयता कम होने के कारण बाहर हो जाती हैं। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दाब का प्रभाव बोले तो दाब के प्रभाव में हेनरी का एक नियम लगता है। उन्होंने कहा स्थिर ताप पर, यदि आपने स्थिर ताप रखा है किसी विलायक के निश्चित आयतन में,
मान लीजिए आपने इसमें भी 20 ml द्रव लिया है, इसमें भी 20 ml द्रव लिया है, इसमें भी CO2 घोल रहे हैं, इसमें भी CO2 घोल रहे हैं। यहाँ आप CO2 1 ATM दाब पर घोल रहे हैं, यहाँ आप CO2 2 ATM दाब पर घोल रहे हैं। तो जहाँ दाब ज़्यादा होगा वहाँ घुलने वाली गैस की मात्रा ज़्यादा होगी। मतलब स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुलने वाली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा दाब वो उत्पन्न करेगी उतना ज़्यादा गैस घुलेगी। तो यहाँ पर हम यदि समानुपाती हटाएं तो K एक स्थिरांक है जिसे समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं। तो ये आपको चारों कारक करने हैं। विलेय की प्रकृति, आसानी से द्रवीभूत होने वाली गैसें की विलेयता अधिक होती है या उन गैसों की विलेयता अधिक होती है जो विलायक से क्रिया कर लेती हैं। विलायक की प्रकृति, विलायक यदि ध्रुवीय है तो विलेयता अधिक होगी, अध्रुवीय है तो विलेयता कम होगी। गैसों को जब हम किसी द्रव में घोलते हैं तो ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता कम हो जाती है। जब ताप ज़्यादा होता है तो घुली हुई गैसें बुलबुलों के रूप में बाहर हो जाती हैं। दाब का प्रभाव, तो दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, हमने यहाँ आयतन देखिए दोनों का ताप स्थिर रखा 25-35 जो भी हो, दो अलग अलग कंटेनर लिए, दोनों कंटेनर में 20 ml द्रव ले लिया जिसमें हमें गैस घोलनी है। यहाँ पर गैस का दाब कितना था 1 ATM, यहाँ पर गैस का दाब कितना था 2 ATM। तो किस में ज़्यादा गैस घुली? जिसमें दाब ज़्यादा था। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुलने वाली गैस की मात्रा उसके दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। ये नियम हेनरी का नियम कहलाता है। और हेनरी के नियम पर एक अलग से प्रश्न बनता है, वो कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज़ इसे लर्न कीजिए, बिना देखे लिख कर देखिए। आई होप कि आप ये सब ज़रूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इनकी आवश्यकता वास्तव में है। सभी बच्चे 100% वाले नहीं होते। हमें मेनली उन बच्चों के लिए मेहनत करनी है जो बच्चे 40-45 तक की तो अपने आप से उम्मीद करते हैं। उनकी उम्मीद को बढ़ाकर हमें 70 में से 65 और 68 पर पहुंचाना है। तो आप रेगुलर बेसिस पर यदि इन वीडियोस को देखेंगे और याद करेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं छोड़ने नहीं वाली। आंसर आपको PDF में मिल रहे हैं, आपको केवल इन्हें समझना और याद करना है। जब एक बार में आंसर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिए। उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या ज़रूर सुलझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।